इंडिया में जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे पकड़े जाने वाला शख्स जब वो कोर्ट में पेश किया जाता है उसे दोषी पाया भी जाता है, लेकिन तब भी उसको डेट पे डेट मिलती रहती है। पब्लिक के अंदर ये बहुत बड़ा आक्रोश होता है कि एक क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है और वो पकड़ा गया फिर भी उसे बेल पे बेल मिलती है। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल जो पकड़े जाने के बाद भी झूठ पे झूठ बोल रहा है तब भी पुलिस जानती है कि हाँ इसने क्राइम किया है, बट वो कबूल नहीं रहा है। अपनी जुबान से जब तक वो कबूलेगा नहीं तब तक उसे एक क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। और यहीं पे कोर्ट जो है, कोर्ट में बैठे जज जो है वो कानून के अधीन रह के काम करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं काम कर सकते। इसीलिए कोर्ट में इमोशंस काम नहीं करते, एविडेंस काम करते हैं। जब भी कोई पकड़ के कोर्ट में पेश किया जाता है तब जज जो सामने बैठा होता है वो इस बात से निर्णय लेता है कि इसके अगेंस्ट कितने एविडेंसेस पेश किए जा रहे हैं। आपने ऐसे सीन्स फिल्मों में बहुत सारे देखे होंगे कि क्रिमिनल्स जो गुंडे होते हैं वो क्या करते हैं, एविडेंस के हेरी फेरी करके अपने आप को बचा लेते हैं। बट कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई क्राइम ही ना किया हो वो एविडेंस ही नहीं पेश कर पाता, जिसकी वजह से वो कभी कभी वो क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं होती है, वो एविडेंस पेश ही नहीं कर पाता है। तो कोर्ट इसी के आधार पे काम करती है, जबकि जज को भी पता है कि हाँ ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति गुनहगार है, लेकिन कोर्ट इमोशंस के बेसिस पे काम नहीं करता। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। कोर्ट में भले ही देरी क्यों ना हो जाए लेकिन किसी बेगुनाह को उसे सजा ना मिले, इसीलिए कोर्ट इमोशंस के बेसिस पे नहीं एविडेंस के बेसिस पे काम करता है। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि इसके अलावा भी तो हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग। इन सब का इस्तेमाल करके हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किसने क्राइम किया है, किसने नहीं किया है। तो फिर कोर्ट में इतना टाइम क्यों लगता है? 10 साल, 15 साल, कभी कभी तो 25 साल, इतने टाइम लग जाते हैं, तब भी कोर्ट ये साबित ही नहीं कर पाता कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तो चलिए इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे चीजें इतना बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, इसका इस्तेमाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडियन गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। हम किसी क्रिमिनल को, किसी निर्दोष को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो नार्को टेस्ट क्या होती है, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी जिसे कहा जाता है, यानी ब्रेन मैपिंग भी कहा जाता है। इन सब के आधार पे आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, यानी ऐसा इंजेक्शन जिसमें आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से लूज कर देते हो और आपसे जो क्वेश्चनिंग किया जाता है आप उसी का सिर्फ सही सही जवाब देते हो। तो ये सब जो बहुत ही टेस्ट थोड़ा लंबा चलता है, उसके बेसिस पे पूरी बॉडी को एनालिसिस की जाती है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। इसके बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है। एक ग्राफ होता है, ग्राफ में एनालिसिस किया जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोला जाता है। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि नार्को टेस्ट क्या तुरंत करवाया जाता है? नहीं, ये इसका एक प्रोसेस होता है। नार्को टेस्ट किसी पे जबरदस्ती भी नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, आप समझ जाओगे इस वीडियो में। तो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि किसी पे जबरदस्ती नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा सकता जब तक उस व्यक्ति की अपनी मर्जी ना हो, यानी जब तक आपकी हाँ में मर्जी ना हो, आप खुद नहीं चाहोगे, तब तक आपका नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जबरदस्ती नार्को टेस्ट करवाना उस व्यक्ति के लिए घातक भी हो सकता है। हो सकता है कि टेस्ट के दौरान वो राजी ना हो, यानी आप खुद एक इमेजिन करिए कि आप किसी चीज के लिए राजी ना हो और आपसे वो जबरदस्ती काम करवाया जा रहा हो, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी उस चीज के लिए तैयार ही ना हो और वो चीज पूरी तरीके से फेल भी हो सकती है। तो जबरदस्ती इस चीज में अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल को हमें समझने की जरूरत है। आर्टिकल 23 यानी खुद पे आरोप ना लगने के कारण, यानी प्रोटेक्शन सेल्फ अगेंस्ट इंक्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति को खुद पे आरोप ना लगे, ये आर्टिकल 23A में बताया गया। और आर्टिकल 21 जो आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करती है, यानी आपके साथ अगर जबरदस्ती चीजें की जाती है तो उसे इनह्यूमन में काउंट किया जाएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था, ब्रेन मैपिंग, टेस्टिंग, ये सब चीजें एक साइंटिफिक टूल है, लेकिन किसी पे जबरदस्ती करवाना ये पूरी तरीके से इल्लीगल माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से लिखित रूप में एग्री करता है ये टेस्ट करवाने के लिए, कोर्ट तभी ये इस चीज को मानेगा। देखो अगला मुद्दा ये है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के लिए भी सवाल खड़े होते हैं। अब इस फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हम यहाँ पे 2 आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आर्टिकल 23। इस आर्टिकल में क्या कहता है, किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ कह देता है तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद को दोषी मानने के बराबर माना जाता है। दूसरा आर्टिकल 21 ये कहता है हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। जबरदस्ती नार्को टेस्ट लेना इनह्यूमन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यहाँ पर ना और भी कंडीशंस है।
अगर व्यक्ति खुद से रेडी हो गया हो अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए, अब इसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पे भी 3 कंडीशंस रखे गए, 3 शर्तें रखी गई हैं। पहला कंडीशन, कंसेंट मजिस्ट्रेट के सामने ही ये सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, उस व्यक्ति को एडवोकेट के द्वारा पूरी तरीके से समझाया जाए कि नार्को टेस्ट का इफेक्ट क्या हो सकता है। तीसरा एंड लास्ट, मेडिकल ऑफिसर इस बात का इंश्योर करें कि वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से फिजिकली फिट है या नहीं है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि क्या टेस्ट के रिजल्ट एविडेंस की तरह पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। नार्को टेस्ट का रिजल्ट खुद से सबूत नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि व्यक्ति, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्यक्ति की अगर नार्को टेस्ट मैपिंग हो भी जाती है तो वो पूरी तरीके से एविडेंस में कंसीडर नहीं किया जा सकता। मतलब टेस्ट में बोला गया स्टेटमेंट कोर्ट में पूरी तरीके से प्रूफ नहीं माना जा सकता। सिर्फ अगर उसे कोई नया फैक्ट नहीं मिलता तब उसे सेकेंडरी कोरोबोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे उनके लिए भी कंडीशंस है जो इन सब में एजेंसियाज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना, वो इसमें क्या कर सकते हैं और वो कंडीशन के साथ वो किस हिसाब से किसी का नार्को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। वही 3 चीजें मैंने बताया है कि इसमें पुलिस को पूरी तरीके से कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट यानी फिजिकल फिट है या नहीं है वो सब चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, और साथ में एडवोकेट का स्टेटमेंट, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, ये सब चीजें कलेक्ट करके तभी जाके वो प्रोसेस हो सकता है कि अब इस व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो सकता है। देखो रिसेंट ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि नार्को टेस्ट एक सप्लीमेंट्री टूल है, सबूत का टूल नहीं माना जा सकता। अगर टेस्ट का मिसयूज फोर्सफुली या थ्रेट के बेसिस पे किया गया तो केस पूरी तरीके से खराब भी हो सकता है। और यही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी और टेरर जैसे केसेस में भी कंसेंट और जुडिशरी ओवरसाइट लेना जरूरी है। देखो अभी तक हमने ये समझा है कि नार्को टेस्ट शॉर्टकट टू ट्रुथ नहीं है। इंसाफ के लिए सबसे पहले फोरेंसिक, विटनेस और डिजिटल एविडेंस जरूरी है। नार्को टेस्ट तभी सही है जब व्यक्ति अपनी मर्जी से उसके लिए एग्री करे और मजिस्ट्रेट और डॉक्टर दोनों कंफर्म करे। देखो अब हमें यहाँ पे कुछ और समझने की जरूरत है कि अगर व्यक्ति झूठा है तो वो तो बिल्कुल ही राजी नहीं होगा नार्को टेस्ट के लिए। क्या हम इस बात को मान लेंगे कि मतलब यही दोषी है? नहीं। अगर जो सच्चा होगा तो वो इस बात के रेडी हो जाएगा कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट करो, बट अगर कोई झूठा होगा तो इस बात से इनकार भी कर देगा कि मैं अपना नार्को टेस्ट नहीं करवा सकता। तो इस कंडीशन में उसके साथ ना तो हम फोर्सफुली नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं, ना ही हम उसे किसी चीज के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो क्या हम इस बात को मान लें कि ये व्यक्ति ही दोषी है? नहीं, जब तक हमारे सामने एविडेंस ना आ जाए। और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम उसे फोर्सफुली नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें फॉरेंसिक टीम, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी या फिर बहुत सारे जो ऑफिसर होते हैं उनकी जरूरत के हिसाब उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, तब जाके व्यक्ति दोषी या फिर बेगुनाह साबित किया जाता है। अब ऐसे बहुत सारे जो हमारे इस समय कंडीशन में हो रहे हैं वो सारी की सारी एविडेंस के बेसिस पे ही उलट फेर हो रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल्स केसेस या फिर कितने भी निर्दोषों को सजा हो जा रही है या फिर दोषी लोग जो है वो बच जा रहे हैं, निर्दोष लोग सजा काट दे रहे हैं, वो सारा का सारा जो पॉइंट है सर्कल वो एक ही पॉइंट पे इशारा करते हैं, वो है एविडेंस। कोर्ट में एविडेंस मांगा जाता है, ना कि वो इमोशंस के बेसिस पे काम करता है, ना ही उसके पास सिंपैथी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोर्ट वो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि हमारा डिसीजन इमोशन के बेसिस पे किसी की जिंदगी खराब कर दे। इसीलिए सिर्फ वो एक ही कंडीशन रखी गई है, वो है एविडेंस। देखो लीगल सिस्टम में प्रॉब्लम कह सकते हैं या फिर ये एक सिस्टम है जो ये लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है। ये डिसाइड नहीं करता अब चाहे व्यक्ति क्रिमिनल हो या फिर झूठा हो या फिर सच्चा हो, वो नहीं देखता। ये लीगल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से लोगों पे बराबर लागू होता है। कोर्ट किसी का कैरेक्टर या गिल्ट पहले से डिसाइड नहीं कर सकता, उसे कंसेंट लेना पड़ता है। कंसेंट लेना एक सेफ गार्ड माना गया है, वो इसलिए क्योंकि किसी भी निर्दोष को सजा ना हो और इसका मिसयूज ना किया जाए, इसलिए कोर्ट ऐसा डिसीजन रखता है। अब पुलिस को कानून को ये राइट इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। अब इमेजिन करके देखो कि पुलिस जितने लोगों को पकड़ के ले जाती है, आप सोचो उनके साथ इनह्यूमन जैसा व्यवहार हो सकता है, जबरदस्ती नार्को टेस्ट करवाए जा सकते हैं, और जो लोग फिजिकली फिट नहीं होंगे वो लोग क्या क्या सफर कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता कि किसी को हम जबरदस्ती नार्को टेस्ट करवा सकते। इसलिए पुलिस को ये हक ही नहीं बन सकता। अगर पुलिस को ये चीजें अलाउ कर दिया जाता तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। हिस्ट्री में से बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मिसयूज भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट, इवन क्रिमिनल हैज राइट अंटिल गिल्ट प्रूव्ड बाय एविडेंस। देखो इंडिया के सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्रिमिनल ट्रायल में स्पीड और ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा कमी है। इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम यूज होता है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वीक है, और इसीलिए पब्लिक को लगता है कि नार्को टेस्ट एक बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट तरीका है। बट रियल सोल्यूशन यही है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो और जुडिशियल रिफॉर्म हो, तभी प्रॉपर तरीके से किसी भी केस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि हम किसी को नार्को टेस्ट फोर्सफुली नहीं कर सकते और किसी को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते कि यही
व्यक्ति क्रिमिनल है जब तक उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस पेश ना की जाए। अब ग्राउंड रियलिटी में हमारे इंडिया में यही चीजें चलती हैं कि जितने भी केसेस आते हैं कोर्ट उन्हें पूरी तरीके से राइट्स देती है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बट उनके पास वो प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से यहीं पे वो जो क्राइम नहीं किया होता है व्यक्ति वो कभी कभी क्रिमिनल में काउंट हो जाता है, और जो क्रिमिनल होता है जिसने क्राइम किया है वो उस चीज से बच जाता है। क्राइम्स करने वाले तो अपना क्राइम करके निकल जाएंगे, बट आप उस क्राइम को जस्टिफाई करवा के बोलो कि हाँ इसने क्राइम किया है और पूरी तरीके से एविडेंस पेश करो। अब कोर्ट एविडेंस पे काम करता है, इमोशंस पे नहीं।